हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास। आज हम लोग हिंदी का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, रीड करेंगे, जो है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये एक निबंध है जो कि जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक हैं। तो हम इसे देखते हैं। ये मैं मैथ एक्सपर्ट चैनल पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले हमें क्या दे रखा है देख लेते हैं हम। पहले हमें जैनेन्द्र कुमार जी का 12वां चैप्टर जो है उससे हम जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म जो है वह सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वाम, एक मिनट, ये स्वामी है, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध इनके उपन्यासों का संग्रह है, और वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पांजेब आदि इनके जो है कहानी संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न: जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान निबंध संग्रह इनके हैं, प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इन्हें पुरस्कार भी बहुत से मिले हैं, तो इनके पुरस्कार को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इनके प्रमुख पुरस्कार हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय सम्मान पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, और इनका निधन जो है वो 1990 में हुआ है। और बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आप इसे रीड कर लीजिएगा, और मैं इसके ब्रैकेट में दिए हुए इनको रीड कर देता हूँ। इसे हम देख लेते हैं। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 शतक पहले की शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया यह जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतःवस्तु को समझाने में के मामले में बेजोड़ है। अर्थात यहाँ कहा जा रहा है कि जो इनका 10 दशक पहले लिखा हुआ जो लेख है वो आज भी उतना ही मायने रख रहा है, क्योंकि उपभोक्तावाद जो है, वैचारिकता जो है, वो अभी भी उतनी ही है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम इसकी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरतों को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक धमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है। यही कहीं दार्शनिक अंदाज में, तो कहीं किस्सागो की तरह। अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बाजार होता है वो किस तरह साज सज्जा करके हमें अपना गुलाम बना लेता है, और यही चीज जैनेन्द्र कुमार स्पष्ट कर रहे हैं, कहीं दार्शनिक अंदाज में और कहीं किस्सागो अर्थात कहानियों और किस्साओं को सुनाकर। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थव्यवस्था को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है, और इन्हीं सब लिखने के क्रम में उन्होंने बाजार का पोषण करने वाले लोगों को उन्हें अनीति शास्त्र बताया है। तो हम इसे आगे देख लेते हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। बाजार दर्शन हमारा चैप्टर है, तो हम इसे सिंपली रीड करेंगे। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे तो कोई एक मामूली चीज लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में
पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। यदि स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा अविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की एनर्जी या पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी देखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसे बहाते नहीं हैं और बुद्धिमानी से पैसा खर्च करते हैं, बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्ण वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतनी निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए। अब यहाँ से एक नई कहानी, किस्सा गो यही है, जो नई कहानी स्टार्ट कर रहे हैं वो। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया और कहा, यह देखिए, सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब यह तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी यह कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। इस महत्व में है बाजार। मैंने कहा, यह कितना कुछ नाहक ले आए। अब हम अगला पेज देख लेते हैं। ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज हम रीड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसे आसानी से दिखाई जा सके। मित्र बोले, कुछ न कुछ पूछो। बाजार है कि शैतान का जाल? ऐसा सजा कर माल रखते हैं कि बेहाया ही हो जाए न फंसे। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं लेखक जी कि जो बाजार बता रहे हैं, मित्र के रूप में बता रहे हैं कि जो बाजार है वो कितना सजा कर माल रखे रहते हैं कि व्यक्ति का मन फिसल ही जाता है और वो बाजार में फंस जाता है। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो। मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है और होनी चाहिए। यह कितना परिमित है और यह कितना अतुलित है। ओह, आगे है, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कमाना से विकल्प बना छोड़े।
विकल क्यों पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात, यह दोपहर के पहले गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। यहाँ ये फिगर आप देखे होंगे बुक में, यहाँ लिखा हुआ है मन तो करता है कि सब कुछ ही खरीद डालूं। अब देखिए आगे इसी मित्र की कहानी बता रहे हैं वो। यहाँ पर हमने पढ़ा है एक और मित्र की बात, यह दोपहर के पहले अर्थात वो लगभग 12 बजे के पहले गए हुए हैं से कहीं शाम को वापस आए हैं और आए भी तो खाली हाथ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे आगे। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ न आता था कि लूँ तो क्या लूँ। सभी कुछ तो मेरे तो लेने की जी करता था कि सारा कुछ ले लूँ। वो लिखा था लाइन, वही चीज़ है। सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था कि से सब कुछ छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। इससे मैं कुछ भी न ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या क्या चाहते हो, तब सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं कि अगर हमें ठीक से पता न हो कि हमें क्या लेना है, क्या खरीदना है, तो हमें जो भी वस्तु बाजार में दिखेगी उसकी हमें मोह या चाह जो है वो घेर लेगी। और आगे है, और तब परिणाम हास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म। तो अगर हमें ठीक से न पता हो कि हमें क्या लेना है बाजार से, तो जिस तरह इनके इस मित्र की हालत हुई है और उसी तरह हमारी भी होगी और हमारा ही नुकसान होगा। फिर नेक्स्ट पैरा है, यहाँ से बाजार में एक जादू है। वह जादू आँखों की राह काम करता है। वह रूप का जादू है। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू को भी मर्यादा है। जेब भरी हो तो मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का अक्सर असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की ओर अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब फिर वह मन इसकी मानने वाला है। मामूली होता है, यह भी लूं वह भी लूं। सभी सामान जरूरी और आराम को चढ़ाने वाले मालूम होते हैं, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों का बहुतायत आराम में मदद नहीं देगी, बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर का स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, पर इसके अभिमान को गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श से के मुलायम के कारण, ऊपर में कर लेता हूँ, मुलायम के कारण क्या वह काम जकड़ होगी। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। अर्थात लेखक यहाँ कह रहे हैं कि बाजार जब भी जाओ तो मन हमारा भरा हो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यक्त होता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला
का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। जब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य। अब आगे पेज पे हमें कंटिन्यू करना है। होने का अधिकार, शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है। इसके मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोग यह झूठ है, और अगर इच्छा निरोध, ये पढ़ लेंगे, इच्छा निरोधत्व का एक ऐसा ही नकारात्मक अर्थ होता है, तब होता है अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जितना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है, यानी मन में नकार हो, यह तो लोभ का ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली, तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। यह तो हटवाला योग है। शायद हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन कृष्ण भले ही हो जाए और पीला अक्षत जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षीण होता है। इसलिए इसका रोम रोम मुकुंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती है। परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न है होते, अपूर्ण है। इसी से हम सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमोपन की छुट्टी मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। अब फिर नेक्स्ट पैरा है हमारा। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं, जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्हें
6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते, क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथ हाथ बिक जाता है, पर वह उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशागी आर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के लिए प्रति अपनी सद्भावना को देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है, और कभी रोग होता है तो मन में उन्हीं देखते हैं। मैंने उन्हें ही देखा है। कोई अगर रोग होता है तो मैंने उन्हीं ही देखा। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं और नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। आगे की हम पढ़ लेते स्टोरी। ये एक निबंध है और हम इसे अच्छे से समझेंगे। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल कर बैठिएगा। इन पंक्तियों को लिखने वाले मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, जी नहीं। ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह भी हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाजीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उसके आगे होकर भीख मांगती है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी को आगे क्या पैसे की व्यंगत शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ, पैसे ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। यहाँ पे मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है।
मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ती निकल गई मोटर। वह क्या निकलेगी मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर के पार हो गई। कैसे? जैसे किसी ने आँखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को ही आता हूँ कि हाय, ये मेरी माँ बाप रह गए थे जिनके मैं यहाँ जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मुझे अपने संगों के प्रति कृत्रिम कर सकती है। मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। ब्लू से आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले के अचिंतर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो पानी पानी, चूर चूर क्यों कहो पानी पानी। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय ही नहीं रखता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चित उस तल की वस्तु नहीं है। उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पर्धा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा। और हम इसे नेक्स्ट पेज पर आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक और 2 पेज और है, तो इसे भी हम उसी तरह पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पढ़ ले रहा हूँ और आप इसे सुनते हुए अपने टेक्स्ट बुक से मिलाकर समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। और वैभव की चाह में व्यक्ति को निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की ओर चेतन की जड़ विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और उन सब समय वह बाजार को ही किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिल जाते जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी
से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पेशोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। इस सबके प्रति अप्रिय इस भगत के मन में नहीं है। इस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रशंसा ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। उनके अंदर प्रसन्नता ही है, कोई भी खाली स्थान नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तृष्ण और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो वह एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हठ पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर किसी उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो कुछ उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए और वह कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाती है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आस पास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। हम आगे दूसरे कलर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देते हैं जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति बाजार को देते हैं। न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार को बाजारूपन बढ़ाते हैं। ये बाजारूपन वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर से सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे। नेक्स्ट पेज पे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे के ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है। निष्कपट
शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है उसका शास्त्र बना हुआ है। वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है और मायावी शास्त्र में वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। यहाँ से हमारा स्टोरी जो है वो मतलब निबंध जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसे हम पूरा रीड किए हैं और उम्मीद है आपको भी समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और इसी वीडियो में हम आगे क्वेश्चन आंसर भी रीड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं रीड कर लेता हूँ मगर आंसर तो अभी नहीं। क्वेश्चन क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन जो दे रखा है वो मैं पेन से टिक करता हूँ। पाठ के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, जब बाजार का जादू चढ़ जाता है मनुष्य पे तो जो मनुष्य रहता है वो बेफालतुओं की चीज़ भी खरीद लाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उसका अचर समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? जो भगत जी हैं वो बाजार में सिर्फ अपनी ज़रूरत की ही चीज़ खरीदते हैं। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित और इसमें जो अगला हमारा टॉपिक है क्वेश्चन का, तो उसमें बताया जा रहा है कि मतलब जो वो भगत जी हैं उनकी जो लिस्टिंग है, एक तरह से हमें जो बाज़ार से सामान खरीदना चाहिए तो हमें पहले लिस्ट करके ही बाज़ार में जाना चाहिए। तो इससे हमारा भी लाभ होता है और बाज़ार का भी लाभ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, क्वेश्चन चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजारूपन का अर्थ है कि जो व्यक्ति बाजार में जाते हैं और अपने मनी बैग जो है, मनी पैसे की गर्मी जो है, उनके पास ज़्यादा पैसा है और वे बेफालतू की चीज़ खरीद लेते हैं, वही है हमारा बाजारूपन। और इससे बाजार व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? तो ये व्यक्ति जो होते हैं वो बाजार को और सशक्त कर देते हैं और उसमें बाजार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, दाम बढ़ जाते हैं, आदि चीज़ें हो जाती है। और सार्थकता प्रदान किस में करते हैं? अगर आप जाते हैं बाजार में और अगर लिस्टिंग करके जाते हैं कि नहीं हमें यही 4 सामान खरीदने हैं, 4 पॉइंट के 4 सामान खरीदने हैं, तो हम बस वही सामान खरीदते हैं जिससे हमारा भी लाभ होता है और बाजार का भी लाभ होता है। और नेक्स्ट सवाल है हमारा, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? अब देखिए, बाजार में जो व्यक्ति रहते हैं, जो शॉप के मालिक रहते हैं, वे ये नहीं देखते कि आप पुरुष हैं या महिला हैं या कौन है। उन्हें तो बस अपने पैसे से मतलब रहता है, अपने सामान को बिकने से मतलब रहता है। तो बाजार जो है वो लिंग, जाति, धर्म या किसी भी क्षेत्र को नहीं बढ़ावा देता है, वह सिर्फ पैसे की शक्ति को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट सवाल है, आप अपने तथा समाज के कुछ ऐसे प्रसंग को उल्लेख करें। पहला पॉइंट है, जब पैसा शक्ति के परिचारक के रूप में प्रतीत हुआ, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। तो इसमें पहला पॉइंट है, जब पैसा शक्ति के परिचारक के रूप में प्रतीत हुआ। कहीं कहीं होता है कि हमें कोई काम पड़ जाता है तो कोई व्यक्ति खाली रहे या न रहे तो उसमें हम पैसे देकर भी अपना काम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पैसा जो रहता है वो परिचालक के रूप में प्रतीत होता है। और पैसा की शक्ति जब काम नहीं आती
तो वो है कोई व्यक्ति अटल है कि आप हमें जितने भी पैसे दे दीजिए मगर हम आपके मोह जाल में नहीं फंसने वाले। तो उस वक्त पैसे की कोई भी शक्ति काम नहीं आती। उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।